आप ये बताइए, देखिए बच्चों में ना काफ़ी ज़्यादा ये रहता है जब पढ़ाई करते हैं। आपने तो इस जो पढ़ाई है इसको एक जिया है आपने, तो कई बार सफलताएं मिलती है, कई बार असफलताएं मिलती है। आपकी जो जर्नी है वो कैसे रही और उस यात्रा में कहाँ कहाँ समस्याएं रही और उनका आपने कैसे समाधान किया और उसके बाद आप यहाँ पहुँचे, ताकि आपकी जो जर्नी है बच्चों सेम लगभग पेज से गुजरते हैं, ताकि उनको कहीं ना कहीं ये लगे कि भाई हाँ ये भी यहाँ से गुजरे हैं और क्या क्या चैलेंज आए वो भी उससे सीखकर उनको दूर कर सके। सर सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरी लाइफ में एक आया कि एक समय पे बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता था और एक समय में बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस रहता था। इसका शुरुआत हुई मैं 2013 में, जब मैं 12th क्लास में था तब पहली बार मैंने एनडीए का एग्ज़ाम दिया था, उसमें बिना पढ़े दिया था। और उसके बाद जितना एनडीए, सीडीएस या एफकैट के एग्ज़ाम दिए वो बिना पढ़े दिए और सब क्वालिफाई कर लिया मैंने। तो मेरे अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस टाइप का आ गया कि जब बिना पढ़े क्वालिफाई कर सकते हैं तो यूपीएससी की जर्नी में जाएंगे, 1 साल पढ़ेंगे और नौकरी अपने पास है। उस ओवर कॉन्फिडेंस से शुरुआत करा और फिर लगातार 4 साल जो है प्री फेल हो गया मैं। हाँ बिल्कुल, ओवर कॉन्फिडेंस तो देखा है स्टार्टिंग में कईयों का रहते हैं। लगातार 4 साल में फेल हुआ और वो भी ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े मार्जिन से। मैं 3 बार यूपीएससी सिर्फ 2 मार्क्स से रुका है, 2020, 21, 22। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि सर बीपीएससी की तरफ जो है वो रुक किया जाए कि स्टेट पीएससीज भी हैं। और स्टेट पीएससी में सर पहला 67th वाला जो मैंने दिया उस साल फिर यही हुआ मेरे साथ, 113 कट ऑफ गई, मेरा 112 पे रुक गया जनरल में। तो फिर वो जो ओवर कॉन्फिडेंस के साथ शुरुआत करें सर वो एकदम ही लो कॉन्फिडेंस हो गया सर, एकदम बिल्कुल ही मिट्टी में चला गया। बट उसके बाद जो है फिर अपने आप को गैदर किया, फिर ये सोचा कि यूपीएससी को 1 साल के लिए साइड रखता हूँ मैं और बीपीएससी पर ही थोड़ा सा 6 महीना फोकस कर लेता हूँ। तो वो फोकस के साथ स्टार्ट किया तो सर लगातार फिर मेरे 2 प्री क्वालिफाई हुए, 68, 69। बट एनी हाउ उसमें मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया। बट जब 70th वाला आया और देखा कि इतने सारी पोस्ट आ रही हैं तो मैंने इसको सोचा कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इसको ही मैं अपना जीवन की लास्ट अपॉर्चुनिटी मान के चलता हूँ। तो सर जितना भी मैंने डिस्ट्रैक्शन था वो सब हटा के पूरी जान जो है इसी पे लगा दी मैंने। और फिर इसका सर प्री क्वालिफाई हुआ, उसके बाद मेंस दिया, मेंस में भी जो है काफ़ी आंसर राइटिंग करी इसके लिए। फिर मेंस क्वालिफाई हुआ, फिर जब रिजल्ट आया तो सर थोड़ा सा खुशी तो हुई कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो ठप्पा है वो हट गया कम से कम। चलिए बहुत बहुत मुबारक हो दोबारा से। अच्छा ये रहता है ना, देखो बच्चों में क्या रहता है, जैसे आपने तो इस लाइफ को एकदम जिया है, तो जब पेपर नहीं होता है तो कुछ समय बाद क्या रहता है, घर वाले खूब परेशान करना शुरू कर देते हैं, ये सबके साथ होता है। तो घर वालों ने आपको भी बोला तो होगा, पर घर वाले खुद नहीं बोलते हैं। ज़्यादातर समस्या ये कहाँ आती है बच्चों को, अच्छा फलाने के बच्चे का हो गया है, अच्छा उसका हो गया है। तो जब ऐसी चीज़ें आती थी तो आप कैसे वहाँ से निपटते थे? कई बार बच्चों को एकदम गुस्सा आ जाता है तो आप क्या करते थे? सर जब मैं जर्नी शुरू की थी ना उस समय तो जो है, क्योंकि मेरे फादर जो है उन्होंने भी अपने समय पर यूपीएससी की प्रिपरेशन की थी तो वो समझते थे कि उसमें समय लगता है जो है सिविल सर्विसेज। लेकिन जो मेरी मदर थी वो थोड़ा सा मतलब वो करती थी कि साथ के लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। लेकिन धीरे धीरे फिर पेरेंट्स ने मतलब पिताजी ने समझाया, अपनी माता जी को भी, तो उन्होंने भी धीरे धीरे सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और जब रिजल्ट आने वाला होता था ना तो मैं ज़्यादा टेंशन में होता था, लेकिन वो कहती थी कोई बात नहीं, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो अगले का देखना। तो वहाँ से जो सपोर्ट मिलता था उससे थोड़ा मोटिवेशन आता था कि एक प्रेशर सा फील नहीं होता था जब पेरेंट्स बोल देते हैं। अच्छा कई बार ये रहता है कि जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, लंबा समय लग जाता है, हमने देखा है, तो जब यहाँ से कई बार ना एग्जिट होने का भी मन होता है, तो उस स्थिति में कैसे खुद को संभाला? क्योंकि कई बार ना जब नहीं होता, जैसे इस बार भी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि भाई हर बार ऐसे रहता है, किसी का होता है तो स्वाभाविक है, किसी का नहीं भी होता है, ऐसे तो नहीं रहता है। पर हमने ये भी देखा है किसी का इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाता है, किसी न किसी बार उसका हो जाता है। जब वो सिचुएशन आती है जब आपको खुद पता नहीं होता है कि 99.99 पर पहुंच गए हैं, क्योंकि वो जब तक 100 नहीं टच कर लेंगे तब तक नहीं पता लगेगा लास्ट सिलेक्शन से पहले तक। तो वहाँ पर जो एकदम किनारे पर पहुँचते तब कैसे संभाला आपने? और सर ये होता हर बार जब भी रिजल्ट आता था मेरे अंदर होता था ये कि क्या मैं इसके लायक हूँ कि नहीं, या छोड़ दूँ इसको। लेकिन फिर जो मेरे पेरेंट्स समझाते थे कि जब रिजल्ट आता है तो मन में बहुत सारी फीलिंग्स चलती हैं, तो उसको 1 हफ्ता 10 दिन जो है थोड़ा सा इधर उधर देखो, मतलब पढ़ाई से थोड़ा हट के मूवीज़ देखो, एंजॉय करो। 10 दिन के बाद थोड़ा सा जब सेटल हो जाएगा ना उसके बाद जो है आपको फिर वापस से उस पर लग जाना है।
अच्छा, आपने कोई बी प्लान बी ऑप्शन तैयार कर रखा था? कई सारे बोलते हैं कि बी प्लान होना चाहिए। सर वही प्रॉब्लम था मेरे साथ कि मैं कोई बी प्लान रेडी नहीं कर रखा था, तो जब भी मेरे को डीमोटिवेशन होता था कि छोड़ दूँ तो सोचता था कुछ है ही नहीं मेरे पास, तो क्या पकड़ूंगा मैं, तो यही है जो है। अच्छा ठीक है। अच्छा, आपका मीडियम क्या था? सर इंग्लिश में। अच्छा ठीक है। आप ये बताइए, जो है जो प्रीलिम्स का होता है, कट ऑफ रहता है, उसमें एलिमिनेशन में काफ़ी चैलेंज आता है, ए करें बी करें, वहाँ पर कैसे निपटा जाए उनसे? क्योंकि बच्चों में ना काफ़ी रहता है, स्टार्टिंग फेज वालों में ज़्यादातर रहता है ए बी, और कई बार ये सोचते हैं कि अच्छा इस पर निशान लगा दिया बाद में, और जिसको पहले सोचा था ना वही था, बाद में हमने सोचकर गड़बड़ कर दिया। क्या आपके साथ ऐसा हुआ? क्योंकि कई सारे बच्चों का ये चैलेंज रहता है। सर इसके लिए ना एक चीज़ मैं करता था कि जब मैं टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहा होता था तो उसमें जैसे 150 क्वेश्चंस हैं, तो 150 क्वेश्चन से जनरली ऐसा होता था कि 60 या 70 मेरे को श्योर शॉर्ट पता होते थे, तो पहले मैं उन 70 को सॉल्व करता था, फिर बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन होते थे उनमें टिक लगाता था किन में मुझे दो ऑप्शन में डाउट है, किन में मुझे 3 में डाउट है, तो उनको भी अलग लिखता था कि ये क्वेश्चन से मुझे 2 में डाउट है, और उनको भी सॉल्व करता था। फिर बाद में एनालाइज करता था कि जिनमें 2 में डाउट है मुझे, उनमें से अगर मैंने 2 में गेस किया है तो मेरे कितने ठीक हो रहे हैं, और जनरली से बाकी में भी यही करता था। तो उससे ये मेरे को अंदाज़ा लगता था कि अगर मैं प्योर गेस भी कर रहा हूँ तो मेरा नेट जो है वो पॉजिटिव में ही आ रहा है। वो गलत होंगे वो तो ऑब्वियसली कुछ तो गलत होंगी, लेकिन नेट जो है मेरा पॉजिटिव आ रहा है, तो उसको छोड़ने की बजाय अटेम्प्ट करना ही ज़्यादा बेहतर समझता था मैं, तो इस तरह से एनालाइज करता था। अच्छा, और जब हम मेंस में जाते हैं, ये तो हो गया हमारा प्रीलिम्स की बात, जब हम मेंस में जाते हैं तो कई बार ये रहता है, जो करंट अफेयर रहता है, करंट अफेयर का ना काफ़ी डायनामिक रहता है, तो उसके लिए क्या आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते थे या कोई मैगजीन वगैरह पढ़ते थे? क्योंकि अभी जो नया ट्रेंड आ रहा है इसमें अलग तरह के क्वेश्चन आ रहे थे, तो वहाँ पर आप कैसे क्या करते थे, या पूरे साल का इकट्ठा कंपाइलेशन करते थे, कैसे करते थे? और सर यूपीएससी के लिए तो मैं द हिंदू को रेगुलर बेसिस पे पढ़ता था, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। लेकिन बीपीएससी के लिए सर मैंने क्या किया था कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे सर उनको देख के एनालाइज किया मैंने कि किन किन टॉपिक से जनरली करंट अफेयर आ रहे हैं, तो उन टॉपिक को स्पेसिफिकली मैं जो विजन की मंथली मैगजीन होती थी उससे प्रिपेयर करता था और उसी पे करता था। ठीक है। और अच्छा ये बताइए कि जैसे जो एंगल होते हैं, जैसे आप आंसर लिख रहे हैं, कई बार ना ये रहता है कि सब आप हर एक एंगल को उसमें इंक्लूड नहीं कर पाते हैं, बाद में ये रहता है कि ये और डाल देना चाहिए था। क्या आपके साथ ऐसा हुआ? यस सर, यस सर। और अब कई बार ये रहता है कि जब क्वेश्चन पूरा हो जाता है तब एकदम समझ में आता है कि ये और लिख देना चाहिए, उसको आपने कैसे किया? और सर ये वाला हुआ था 70th में ही हुआ था मेरे साथ, जो वन नेशन वन इलेक्शन वाला क्वेश्चन आया था उसको जो है मैं पहले से प्रिपेयर करके गया था वन नेशन इलेक्शन पर अच्छा खासा, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें थी जो छूट गई थी मेरी, तो वहाँ पे लिख नहीं पाया था। बाद में आके एहसास हुआ कि जो है ये भी लिख देना चाहिए था। लेकिन सर ये पार्ट है जर्नी का, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं, चीज़ें भूलते हैं, वहाँ लिख नहीं पाते हैं, वो प्रोसेस का पार्ट है सर, वो तो ये तो होगा ही, हर चीज़ नहीं लिख। ठीक है। जो पेपर फर्स्ट है जिसमें DI का रहता है उसमें चूज करने का काफ़ी मैटर करता है। कई बार ना हमने देखा है कि बच्चे गलत को चूज कर लेते हैं, जिस वजह से कई बार कुछ ना कुछ ये भी रहता है कि अच्छा आयोग ने ये डाटा दे दिया, वो डाटा होना चाहिए था, ये चैलेंज रहता है। तो वहाँ पर आपने कैसे किया DI पर्टिकुलर आपने सेक्शन को? और सर DI के लिए मैं वही करता था, पहले जाते ही फर्स्ट मेरा प्रेफरेंस होता था कि DI सॉल्व करूं, लेकिन DI सॉल्व करने से पहले दोनों क्वेश्चंस को मैं 5 मिनट कम से कम देता था पढ़ने के लिए कि कौन सा जो है पर्टिकुलरली इजी है उसको मैं सॉल्व करूं। तो 5 मिनट एटलीस्ट मैं देता था उसको, ताकि गलत क्वेश्चन चूज़ करने से अच्छा है कि 5 मिनट्स वहाँ पे एनालिसिस कर लिया जाएगा। ठीक है ना। इंटरव्यू का जो एटमोसफेयर होता है वहाँ पर कैसा रहा आपका इंटरव्यू का अनुभव? कैसे क्वेश्चन पूछे गए, क्या कुछ रहा? और सर इंटरव्यू का जो है मेरा जो बोर्ड पड़ा था वो एक मैम थी, मैम चेयरमैन थी, उनका नाम नहीं, बहुत फेमस मैम है शायद। तो जनरली जब उन्होंने मैंने बताया कि मेरी पोइट्री मेरी हॉबी है, तो उन्होंने एक शेर से शुरू किया उसका मीनिंग पूछते हुए, और फिर उस मीनिंग से जो है जो करंट में उस समय चीज़ें चल रही थी, जैसे ईरान वॉर चल रहा था, उसकी वजह से इंडिया में क्या क्या फ्यूल क्राइसिस है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, मेन जो है उसी पे पूरा डिस्कशन चला था हमारा पूरा हाफ एन आवर का। चलिए ठीक है। आपको आपकी यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट रहे। अगर आप कुछ बच्चों को और बताना चाहें तो बता सकते हैं। सर यही बताना चाहिए कि जो ये डीमोटिवेशन वाला फेस आता है ना, वो जैसे रिजल्ट आता है तो होता है डीमोटिवेशन, लेकिन उस फीलिंग को ना छोड़ दो एक वीक के बाद जब सेटल हो जाएगा ना, उसके बाद जो डिसीजन लेना है ना वो डिसीजन लेना है। इमीडिएटली अगर रिजल्ट आपको खराब आता है तो उस समय आप इस सिचुएशन में नहीं होते कि कोई डिसीजन ले पाए, तो आप उससे बेटर है कि 1 वीक या 10 दिन जो है आप चीज़ों को देखिए, ऑब्जर्व करिए, उसके बाद जब बेटर स्टेट में आ जाए उसके बाद डिसीजन लीजिए।